नमस्कार, बहुत स्वागत आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। जयपुर से बड़ी खबर यह आ रही है कि ग्लोबल आर्ट गैलरी में भीषण आग लग गई है। मौके पर 10 दमकल की गाड़ियां बुलाई गई हैं भीषण आग को बुझाने के लिए। सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया में यह भीषण आग लगी है। बताते चले कि 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं आग को बुझाने के लिए। ग्लोबल आर्ट गैलरी में यह भीषण आग लगी है। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर ये आग लगी है। ग्लोबल आर्ट गैलरी में ये भीषण आग लगी है। 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आपको आगजनी की ये पूरी तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले आपको दिखाई जा रही है। सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया में जहां पर ये आग लगी है, ग्लोबल आर्ट गैलरी बताई जा रही है जहां पर ये भीषण आग लगी। फिलहाल आग किस वजह से लगी है ये कार्रवाई का विषय है। मौके पर 10 जो दमकल की गाड़ियां थी वो मौके पर मौजूद थी। आग को बुझाने का पूरी तरीके से भरसक प्रयास किया जा रहा है। आग की लपटें आप देख सकते हैं कितनी तेजी से, कितनी ऊपर तक उठ रही है और उससे निकलता हुआ जो आग का गुबार है, धुएं का गुबार, वो भी दिखाई पड़ रहा है। खबर पर हमारे संवाददाता विष्णु जुड़े हुए हैं। विष्णु, अभी क्या लेटेस्ट जानकारी देंगे ग्लोबल आर्ट गैलरी में आग लगने की? बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा मामला है वो टॉक रोड पर सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया का मामला है, जहाँ पर ग्लोबल आर्ट के नाम से एक फैक्ट्री है और यहीं पर कुछ आर्ट डिजाइनिंग होती है, उसका काम होता है। कल देर रात को इस फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग की जो वजह है वो प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है और घटना के बाद जब वहाँ पर मौके पर मौजूद जो अफरा तफरी का माहौल मच गया वहाँ पर, उसके बाद पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग को बुझा लिया गया है, लेकिन इस आग को बुझाने में कई घंटों का वक्त दमकल को लग गया। कई दमकल की गाड़ियां इस आग को बुझाने में लगी है। आग की प्रारंभिक वजह अभी तक शॉर्ट सर्किट ही बताई जा रही है, उसकी वजह कुछ और भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। चलिए, जयपुर के बाद अजमेर से भी बड़ी खबर है। अजमेर के श्रीनगर इलाके के पेट्रोल पंप पर बड़ा हादसा टल गया। एक कार सवार युवक बिना पैसे दिए ही पेट्रोल भरा कर भाग गया। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना की फुटेज भी आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये कार चालक पेट्रोल टंकी फुल कराता है और पैसे देने से पहले ही कार लेकर 9-2-11 हो जाता है। वो पेट्रोल पंप कर्मचारी को तेल का पाइप तक हटाने का समय नहीं दे रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर कार सवार व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। और चलिए स्पेशल रिपोर्ट में बात करते हैं। कहीं बारूद बरस रहा है तो कहीं आसमानी आफत। अरब के कई देशों में बेहिसाब बारिश ने बाढ़ के हालात बना दिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात के 8 शहर सैलाब संकट से जूझ रहे हैं। दुबई जैसे शहर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 15 दिन पहले दुबई में जैसा सैलाब संकट आया, उससे भी भयानक बाढ़ आने की वार्निंग मौसम विभाग ने जारी की है। आखिर अरब देशों में अंधाधुंध बादल ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। शारजाह में सन्न कर देने वाला सैलाब। दहाड़ते दरिया में डूब रहा अबू धाबी। यूएई की 8 सिटी में सैलाब संकट। दुबई दरिया बनी है और उसी दरिया में दिन गुजार रहे हैं लोग।
ये तस्वीरें दुबई के जेवीसी इलाके की हैं, जहां घर के सामने जल जमाव होने से परेशान आदमी पानी निकासी के लिए मशक्कत कर रहा है। दुबई के तमाम इलाकों का यही हाल है, लेकिन हालात इससे भी बदतर होने की भविष्यवाणी है, क्योंकि अरब के रेगिस्तान में जल प्रलय का अलार्म बज गया है। संयुक्त अरब अमीरात के 8 शहर पानी पानी हो गए हैं। दुबई समेत 8 सिटी में ऑरेंज अलर्ट है। लोगों को घरों से निकलने पर मनाही है। एयरपोर्ट ठप है। 15 दिन बाद फिर से तेज बारिश ने दुबई को गले तक बाढ़ के पानी में डुबो दिया है। बारिश के कारण कई शहरों में जलभराव की समस्या शुरू हो चुकी है। यूएई के मौसम विभाग ने 3 मई तक पूरे देश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 4 उड़ानें तक रद्द कर दी गई हैं। दुबई की मीडिया खलीज टाइम्स के मुताबिक शहर में बारिश के कारण स्कूल और बस सेवाओं को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। शारजाह सिटी में पानी भरने लगा है। अबू धाबी के शेख रशीद बिन सईद स्ट्रीट एयरपोर्ट पर भी तेज बारिश के बाद पानी भर गया। दुबई पुलिस ने मौसम की मार से लोगों को बचाने के लिए अमीरात के कई इलाकों में सड़कों को बंद कर दिया है। अरब मुल्कों में मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ रखे हैं। 30 अप्रैल को सऊदी अरब के मदीना ने बेहिसाब बारिश में बाढ़ के हालात बने थे। बारिश के बाद आई बाढ़ ने सऊदी अरब के उत्तरी हिस्सों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अल उला और अल मदीना प्रांत में भीषण बाढ़ देखी गई। मदीना की मस्जिद अल नबावी में भारी बारिश का पानी तेजी से गिरते हुए देखा गया। तूफानी बारिश को देखते हुए सऊदी अरब के 2 सूबों में स्कूलों को बंद कर दिया गया। मदीना में कई सड़कों पर बाढ़ का पानी आने के कारण यातायात भी रोक दिया गया था। इससे पहले 15 अप्रैल को यूएई और ओमान में बारिश और बाढ़ ने कोहराम मचाया था। रिकॉर्ड तोड़ बारिश से तब दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दरिया बन गया था। दुबई के हाईवे बाढ़ और बारिश से लबालब थे। दुबई में बादल इस कदर बरसे कि बुर्ज खलीफा जैसी बुलंद इमारत भी पानी में घिर गई थी। 15 और 16 अप्रैल को दुबई में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी। आंकड़े बताते हैं कि दुबई में 88.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन 15-16 अप्रैल को 24 घंटे में कुल 160 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बताया गया कि इस बारिश ने दुबई में पिछले 75 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। तब यूएई के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने पुष्टि की थी कि ज्यादा से ज्यादा बारिश के लिए क्लाउड सीडिंग करवाई गई। भीषण गर्मी से निपटने के लिए और तापमान को कम रखने के लिए दुबई में कृत्रिम वर्षा का ये बहाना मौसम वैज्ञानिकों के गले नहीं उतर रहा है। पहले जानिए क्लाउड सीडिंग क्या है। जब एक निश्चित जगह पर निश्चित समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो उसे हम बादल फटना कहते हैं। बादल फटना इस बात पर निर्भर करता है कि क्लाउड सीडिंग से कितने बादल जमा हुए हैं। अगर बहुत ज्यादा भाप से भरे बादलों की पहचान करके उसमें क्लाउड सीडिंग करा दें तो बादल फट सकते हैं। ऐसे में संभव है कि यूएई समेत खाड़ी देशों में इसकी वजह से तेज बारिश आई हो, जो बाढ़ की वजह बनी। हालांकि पश्चिमी देशों के मौसम वैज्ञानिक दुबई में बाढ़ की वजह क्लाउड सीडिंग को नहीं मान रहे। एक्सपर्ट के मुताबिक खाड़ी देशों पर बादल की पतली लेयर होती है, वहां क्लाउड सीडिंग के बावजूद इतनी बारिश नहीं हो सकती है कि बाढ़ आ जाए। क्लाउड सीडिंग से एक बार में बारिश हो सकती है, इससे कई दिनों तक रुक रुक कर बारिश नहीं होती, जैसा कि देखा जा रहा है। यूएई और ओमान जैसे देशों में तेज बारिश की वजह जलवायु परिवर्तन को माना जा रहा है।
और ये तो साफ हो चुका है कि इजराइल किसी भी हालत में हमास को छोड़ेगा नहीं। लेकिन दिक्कत अब ये आ रही है कि हमास के चक्कर में फिलिस्तीनी बुरी तरह से जंग में मारे जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में इजरायली सेना ने मध्य गाजा में इतने भीषण हमले किए हैं कि पूरा सेंट्रल गाजा कब्रिस्तान बन गया है। देखिए रिपोर्ट। आधी रात भून डाला मध्य गाजा। गाजा और रफा में इजरायली सेना इस वक्त वही कर रही है जिसकी धमकी प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दी थी। हमास भी इस वक्त वही कर रहा है जिसकी धमकी हमास के 4 टॉप कमांडरों ने इजरायल को दी थी। पिछले 24 घंटे में गाजा में ऐसा युद्ध शुरू हो चुका है जिसकी उम्मीद ना तो ईरान ने की थी और ना ही कतर और मिस्र ने। इजरायली सेना फिलिस्तीनियों के खून की प्यासी हो चुकी है और हमास मरते दम तक इजरायल से जंग करने पर आमादा है। हम आपको अब ये दिखाने जा रहे हैं कि कैसे आधी रात से इजरायली सेना मध्य गाजा में खूनी हवाई हमले कर रही है जिसमें दर्जनों फिलिस्तीनी मारे गए हैं। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के दावों के मुताबिक आधी रात से इजरायली सेना मध्य गाजा को हवाई हमलों से भून रही है। हवाई हमले इतने ज्यादा घातक और सटीक हैं कि मध्य गाजा में मौजूद इमारतें तेजी से तबाह हो रही हैं। दावों के मुताबिक आधी रात से लगातार भारी बमबारी में गाजा सिटी पर जमकर हवाई हमले हुए हैं। वहीं गाजा से सटे शुजाया में इजरायली हमले में इमारतें तबाह हुई हैं, जबकि शेख इजलिन में हुए हवाई हमलों में कई आम फिलिस्तीनी मारे गए हैं। ताल अल हवा में हमास के लड़ाकों ने बेशक इजरायली सेना पर पलटवार किया है, लेकिन वो हमले लगभग नाकाम साबित हुए हैं। कुल मिलाकर गाजा सिटी, शुजाया, शेख इजलिन, ताल अल हवा में दर्जनों लोग इजरायल के भीषण हवाई हमले में मारे गए हैं। اللي أمر بقتلنا ما استنكر في المحافل الدولية، ما أمر بوقف إطلاق نار، حتى هذا الشعب يدخل له الأكل والشرب بطريقة محترمة. جعلونا وحوش مجرمين على بعضنا عشان نتلقى الغذاء، نتلقى الطعام. اللي ما ماتش من المساعد من المظلات مات على الكويت، مات على النابلس. हमास का पलटवार 24 घंटे से खूनी युद्ध। जनवरी के मध्य में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि इजरायल ने गाजा में हमास की 2/3 लड़ाकू रेजिमेंटों को तबाह कर दिया है, लेकिन उन्होंने मारे गए लड़ाकों का कोई आंकड़ा नहीं दिया। हालांकि युद्ध से पहले आईडीएफ के एक अनुमान में गाजा में हमास के लड़ाकों की संख्या करीब 30,000 बताई गई थी। टाइम्स ऑफ इजरायल ने 19 फरवरी 2024 को आईडीएफ के हवाले से खबर दी, हमास के 13,000 लड़ाके मारे गए थे। युद्ध शुरू होने के बाद आंकड़े बताते हैं कि गाजा पट्टी में मारे गए लोगों में कम से कम 70% महिलाएं और बच्चे हैं। पिछले 24 घंटे में मध्य गाजा में जिस तरह से इजरायली सेना ने भीषण हवाई हमले किए हैं, वो साबित करते हैं कि हमास को लेकर इजरायली सेना जरा भी रहम नहीं दिखा रही है। अंधाधुंध हवाई हमले गाजा से रफा और उससे सटे इलाकों में किए जा रहे हैं। इजरायली हवाई हमलों पर किए गए दावों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में इजरायली हवाई हमले में 28 लोग मारे गए हैं, जबकि 51 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजरायल के हमले में बुरी तरह से घायल हुए हैं। इजरायली वायुसेना गाजा सिटी में रिहायशी इमारतों पर अंधाधुंध हवाई हमले कर रही है। स्थानीय मीडिया के दावों के मुताबिक तबाह इमारतों में सैकड़ों फिलिस्तीनी बच्चे फंसे हुए हैं। इजरायल काफी समय से इस बात पर जोर दे रहा है कि वो मिस्र की सीमा से लगे शहर रफा पर बड़ा जमीनी हमला करेगा, क्योंकि हमास की आखिरी बटालियन यहीं पर छिपी हुई है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से आईडीएफ के हमलों में कम से कम 34,596 फिलिस्तीनी मारे गए, जबकि 77,816 फिलिस्तीनी हमलों में घायल हो चुके हैं। ואני מברך על כך
שממשל ביידן הבהיר שלשום שזו עדיין גם עמדתו. ואני מבקש להעביר דבר נוסף. ישראל היא לא זו שמונעת עסקה. חמאס מונע עסקה. דרישותיו הקיצוניות נועדו להביא להפסקת המלחמה והשארתו על כנו. זאת אומרת, להבטיח את הישרדותו, את שיקומו. आधी रात भून डाला मध्य गाजा। इधर इजरायली सेना हमास के टॉप कमांडर्स को मारना चाहती है, लेकिन दिक्कत यह है कि हमास चीफ वानिया कतर में छिपा बैठा है, जबकि सिनवार मिस्र से सटे रफा की सुरंगों में आबादी वाले इलाकों में छिपा बैठा है। इजरायल इसलिए बार बार कह रहा है कि रफा में हम ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। 4 जनवरी 2024 तक इजरायली सेना गाजा में 65,000 टन बमों से हमला कर चुकी है। इजरायल के भीषण खूनी हमले में 400 वर्ग किलोमीटर इलाके में 23 लाख फिलिस्तीनी फंसे हुए हैं। इजरायल दिसंबर 2023 तक गाजा पट्टी में 29,000 से ज्यादा बम बरसा चुका है, जिसमें गाजा पट्टी में मौजूद 70% से ज्यादा इमारतें पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। कुछ दावों के मुताबिक हमास की 80% सुरंगें इजरायल की भयानक बमबारी में तबाह हो चुकी हैं, लेकिन रफा में मौजूद हमास की सुरंगों को तबाह करना इजरायल के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि सुरंगें ठीक घनी आबादी के नीचे हैं। अगर यहाँ पर इजरायल 3,000 किलो के बम गिराता है तो यहाँ पर हजारों लोग मारे जाएंगे। אני אלחם בזה בכל כוחותיי. כפי שהחיילים שלנו מאוחדים להגן עלינו בשדה הקרב, אנחנו מאוחדים להגן עליהם בשדה המדיני. יחד נלחם, ובעזרת השם, יחד ננצח. पश्चिम की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल अब तमाम दबावों के बावजूद हमला नहीं रोकेगा और ना ही हमास को बचने का जरा भी मौका देगा। अब देखना होगा कि हमास इजरायल से मुकाबला और कितने दिन तक कर पाता है। चलिए स्पेशल रिपोर्ट में आप बात करते हैं गाजा की लड़ाई के साथ यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश शुरू हो गई है। पुतिन ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के 3 शहरों पर करीब 100 मिसाइलों और बम से हमला किया। यूक्रेन के जनरल ने अब जेलेंस्की को साफ साफ कह दिया है कि 48 घंटों के अंदर अगर हथियार नहीं पहुंचे तो रूस यूक्रेन के अंदर लाशों के हाईवे तैयार कर देगा। देखिए रिपोर्ट। रूस के रक्षा मंत्री ने इस नई हैवी मशीन गन को देखकर बता दिया है कि यूक्रेन के कौन से टारगेट अब खत्म होने वाले हैं। 3 बैरल वाली ये हैवी मशीन गन खासतौर से ड्रोन को खत्म करने के लिए बनाई गई है। इसमें रिफ्लेक्स साइट भी लगी है ताकि निशाना चूके नहीं, ड्रोन 100% मारा जाए। डिफेंस मिनिस्टर सरगई शोइगु ने वो ड्रोन भी देखा जो खासतौर से ग्रेनेड ड्रॉप करने के लिए तैयार किया गया है। इसके बाद रूस के कमांडर्स की वो मीटिंग हुई जिसमें यूक्रेन को बहुत बड़ा शॉक दिया जाने की तैयारी हुई। मई 2024 यूक्रेन के लिए वो आफत लेकर आया है जिसका सामना जेलेंस्की ने अभी तक नहीं किया है। यूक्रेन को डर है कि मई 2024 में रूस ने उसके 100 टुकड़े करने का प्लान बना लिया है। खतरा इतना बड़ा है कि यूक्रेन के जनरल की तरफ से होश खो देने वाला बयान आ रहा है। यूक्रेन के कमांडर ओलेक्जेंडर सिरिस्की ने पैनिक बटन दबा दिया है। जनरल सिरिस्की ने कहा है कि रूस पूरी फ्रंट लाइन पर आग बरसा रहा है। सबसे बड़ा खतरा उस फ्रंट को है जहां कुछ दिन पहले जेलेंस्की ने दौरा किया है। ट्रेंच में घूमकर जेलेंस्की ने देखा कि रूस की फौज कितनी दूरी पर खड़ी हुई है। ये डोनेस्क के आसपास का फ्रंट है और यहीं करीब में ही चशीव यार इलाके के 3 तरफ रूस की फौज ने घेरा डाल लिया है। अब इस इलाके में यूक्रेन के कमांडर ने दबी जुबान में बता दिया है कि रूस से बचना आसान नहीं होगा। Лінія оборони довкола Часового Яру є дуже динамічною. Можна сказати, вона вся палає у вогні. यूक्रेन के कर्नल का डर सही है। रूस ने चशीव यार से 100 किलोमीटर दूर नोवोमी खलीफका इलाके पर कब्जा कर लिया है। ये जगह भी डोनेस्क के करीब है। हफ्तों की गोलीबारी के बाद रूस ने यहाँ ड्रोन से वीडियो बनाकर दिखा दिया कि उसका इलाके पर कब्जा हो चुका है। पुतिन अब रहम दिखाने के मूड में नहीं है। पुतिन को रिजल्ट चाहिए।
इसीलिए मई के महीने की शुरुआत ऐसे हमलों से हो रही है। ये दक्षिण यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा है और यहाँ काला सागर के करीब बनी इस इमारत पर रूस की मिसाइल गिरी है। इसे हैरी पॉटर कैसल कहा जाता था। Щоденні російські ракетні удари, щоденні спроби окупанта зруйнувати більше наших позицій. Все це можна зупинити, можна зірвати російські наступальні плани. Але для цього українська сила має спиратися на достатню підтримку від партнерів, на патріоти, які потрібні. ज़ेलेंस्की की बात अगर आपने गौर से समझी तो उन्होंने 3 बात कही है। रूस की मिसाइल कयामत बनकर बरस रही है, यूक्रेन को इन मिसाइलों को रोकने के लिए पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए और रूस के टारगेट को तबाह करने के लिए 155 मिलीमीटर के गोलों की जरूरत है। ज़ेलेंस्की को साफ साफ पुतिन का मई प्लान नजर आ रहा है। इसी प्लान की वजह से यूक्रेन पर 100 टुकड़ों वाला खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका ने भी इस युद्ध को लंबा खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 60 अरब डॉलर की मदद यूक्रेन को पहुंचाने का ऐलान हो चुका है, जबकि $1 बिलियन यानी करीब 8,000 करोड़ के हथियार फौरन सप्लाई करने की तैयारी हो चुकी है। यही बात बताने के लिए ज़ेलेंस्की हर फ्रंट पर दौड़े दौड़े पहुंच रहे हैं ताकि फौज का हौसला न टूटे, क्योंकि कई फ्रंट से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि गोला बारूद खत्म होने की वजह से यूक्रेन के सैनिकों की हिम्मत टूट रही है, क्योंकि रूस की मिसाइलें यूक्रेन पर मौत बनकर बरस रही हैं। One of Ukraine's biggest needs right now is to find a way to better defend itself against these barrages of Russian missile attacks. And what they really need is what President Zelensky called today an air shield, really something to be able to protect their cities from all of these incoming missiles. मई के महीने में यूक्रेन के और टुकड़े ना हो, इसके लिए व्हाइट हाउस की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। इसमें $6 बिलियन के वो हथियार हैं जो रूस के हमलों पर ब्रेक लगा सकते हैं। चलिए, तमाम खबरों के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।